नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रैंकर्स पर। तो आज हम बड़े लंबे समय के बाद आपसे जुड़ रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों से इतने दिनों के बीच में नहीं आ पा रहा था। तो आज हम लोग नए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आप आज मेरा साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइंस में आप लोग हम सबसे पहले आज बात करेंगे बायोलॉजी से। इसमें जो भी आगामी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिनोट किया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल से जुड़े और जितने भी फ्रेंड हो आप उनको लिंक शेयर कीजिए, ताकि ज़रूर से ज़रूर वो लोग जुड़े और इसका लाभ ले सकें। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान में। आज जीव विज्ञान में हम लोग सबसे पहला टॉपिक हमारा है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम। पाचन तंत्र आखिर होता क्या है, हम लोग बात करते हैं। हम जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो ये भोजन जो होता है पेट में जाता है। आप लोग जैसे जनरली हम लोग कहते हैं कि पेट में जाता है और वो पच जाता है और उसके बाद वो मल द्वारा वो बाहर आ जाता है। तो इसका जो सिस्टम है उसी पर हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि भोजन आखिर जो है कैसे पचता है। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम को। तो सबसे पहले हम लोग, और ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो आपको बाइलिंगुअल में बहुत कोशिश किया हूँ कि हिंदी और इंग्लिश जो भी मीडियम के जो छात्र होंगे आपको लिए दोनों के लिए मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको दोनों का दो सहयोग हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र। जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन कहाँ जा रहा है, भोजन जो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि भोजन जा रहा है पेट में और उसके बाद वो मल के द्वारा वो बाहर आ जाता है। अब उसके बाद हम लोग तो सब जो पोषण के आधार पर हम लोग जो भोजन को दो भागों में पोषण जो है उसको समस्त जीवों को दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है स्वपोषी, यानी कि स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ, और दूसरा हमारा परपोषी और ऑटोट्रॉफ और हेक्टोट्रॉफ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो लैटिन शब्द है, ये जो हमारा है ये हमारा लैटिन शब्द है। और आप लोग को मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के अनुसार कि ऑटो और हेट्रो, ये ऑटो जो शब्द है, ये जो ऑटो जो शब्द है ये लैटिन शब्द है। हम लोग बात करते हैं कि लैटिन शब्द ही क्यों यूज करते हैं विज्ञान में। प्रश्न उठता है ना कि हम लोग लैटिन शब्द को ही क्यों आखिर यूज कर रहे हैं, क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि लैटिन जो शब्द जो हमारा है डेड लैंग्वेज है, यानी उसमें अब परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन किया और सम्मेलन में उन्होंने सभी का सुझाव आया कि वो लोग लैटिन शब्द को ही जो टर्म है वो उसको विज्ञान में हम लोग रखेंगे। तो उनका मत था कि लैटिन रखने के बहुत सारे, क्योंकि सभी देशों के बीच मान लीजिए हम अपने देश में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलते हैं और दूसरे देश में हाइड्रोजन ना बोलकर उसको हाइड्रोजीनियम बोले, और फ्रांस में मान लीजिए हाइड्रोकोलिस बोले। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो उनसे क्या होगा कि हमारा जो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए एक समस्त वैश्विक स्तर पर एक शब्द जो बनाया गया है वो लैटिन को विज्ञान में लिया गया है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और इंग्लिश का शब्द इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इंग्लिश जो हमारा रिच लैंग्वेज है, और रिच लैंग्वेज का मतलब होता है कि अभी ये इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है। डेली आप लोग देखते होंगे कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड आते हैं, आपके वर्ब आते हैं, जो भी आते हैं नए नए चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन आपको कभी देखें कि लैटिन में ये शब्द आया नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लैटिन जो हमारा अब डेड लैंग्वेज है। तो इसलिए हमारा अभिप्राय है कि जितने भी साइंस के अधिकतर टर्म जो यूज किए जाते हैं वो लैटिन में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑटो क्या होता है और हेट्रो क्या होता है। ऑटो मतलब होता है स्व, यानी कि स्वयं, और हेट्रो मतलब किसी अन्य पर आश्रित। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए स्वपोषी मतलब क्या होता है। स्वपोषी मतलब कि जो वैसे जीव जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है। मान लीजिए स्वपोषी वही है कि हार्ट ऑटोट्रॉफ, जैसे कि आपको मैं बता दूं इंग्लिश में भी सच ऑर्गेनिज्म हैव फूड लाइक मेक इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो और हमारा परपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉफ क्या है कि सच ऑर्गेनिज्म एज डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स या अदर पार्टिकल्स। तो ये हमारा इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। स्वपोषी यानी कि वो वैसे जीव जो
जो अपने पर ही स्वयं आश्रित हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। और परपोषी क्या है हमारा, जो किसी अन्य पर। तो अब हम आगे की और की परिचर्चा की बात करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मानव का पाचन तंत्र। मुख्यतः हमारा यही टॉपिक है आज का हमारा, मानव का पाचन तंत्र। की मानव में कैसे जो होता है, आमाशय में मुख से भोजन करते हैं, उसके बाद वो श्वसन नली के माध्यम से आमाशय में जाता है, उसके बाद कुछ घंटे के बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद फिर जो नहीं अपचित खाना होता है वो बड़ी आंत, और उसके बाद वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम उस प्रक्रिया को देखेंगे कि कैसे हम लोग वो प्रक्रिया हो रहा है, कि इसमें क्या योगदान है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पाचन तंत्र। दो भागों में बांटा जाता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। अब जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। पहला आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल में क्या होता है कि मुख से जो गुदा तक होती है उसकी लंबाई जो होती है पाचन के माध्यम से होती है, उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। इसका मुख्यतः जो होता है 8 से 10 मीटर की लंबी होती है, 8 से 10 मीटर की लंबी होती है। आहार नाल की लंबाई जो होती है मुख्यतः 8 से 10 मीटर की होती है। इसमें सबसे बड़ी भाग होती है छोटी आंत। आप लोग को जानकर आश्चर्य लग रहा होगा बहुत सारे मित्रों को कि आज कि छोटी आंत यानी कि नाम छोटी है तो उसका आकार भी छोटा होना चाहिए। नहीं, ऐसी भ्रम को ना रखें। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसकी जो आहार नाल में होती है वो सबसे बड़ी भाग यानी कि 6 से लगभग 7 मीटर तक की हो सकती है। 6 से 7 मीटर तक की होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि अधिकतर जो खाना होता है हमारा, जो पाचन की प्रक्रिया वो छोटी आंत में ही पूर्ण होता है। और कहा भी जाता है कि भोजन की प्रक्रिया कहाँ पर समाप्त होती है, तो छोटी आंत में। और जो भोजन जो छोटी आंत में नहीं पचता है वो जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो कहाँ चला जाता है, मलाशय में चला जाता है, और मल के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। तो सारे मित्र मेरे कह रहे थे कि आप पढ़ाएंगे तो आप फिगर के साथ या फिगर बनाना भी सिखाएंगे। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे फिगर बनाना है आप लोग को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 10 लिखना है, उसके बाद ऐसे करना है, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद इसको ऐसे करने के बाद ये टोपी पहना दिया, और ये हमारा श्वसन नली, ये हमारा श्वसन नली हो गया। और उसके बाद ये ऐसे आने के बाद हमारा ये आमाशय हो गया। एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि आप ऐसे फिगर को आप ड्रा कर सकते हैं। एग्जाम में आप कहीं भी अगर आप जो भी छात्र होंगे 10th क्लास 9th क्लास या 12th क्लास या जो भी कंपटीशन के भी छात्र रहेंगे, मान लीजिए, देखते हैं और आगे की ओर देखते हैं। और उसके बाद ऐसे करने के बाद हमारा, उसके बाद हम लोग ये देखिए यहाँ पर श्वसन नली, और इसको 2 लेयर हम बना ही देते हैं इसको अभी ही। और इसके बाद ये धीरे धीरे, और उसके बाद हमारा यहाँ से हमारा ये हमारा हो रहा है बड़ी आंत। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पेनक्रियाज। ये आप लोग अग्नाशय के नाम आप लोग सुना होगा। और ये हमारा ये अग्नाशय होगा। ये हमारा बड़ी क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर ऐसे करने के बाद ऐसे और इसको उसके बाद शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट होता है, ऐसे ऐसे अब इसको देख लेते हैं सबसे पहले कौन कहाँ है, और इस चीज़ को हम आगे की और इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा आप लोग जानते होंगे, ये तो हमारा मुख हो गया, यानी कि मुंह आप लोग जानते हैं। और ये हमारा श्वसन नली इसको बोलते हैं, यानी कि इसको ईसोफेगस। और ये हमारा आमाशय हो गया, आमाशय। और ये इसका फिगर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत से बच्चे कहें कि सर दिख नहीं रहा है या मित्र मेरे देख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैंने इसको उसे बना दिया। और उसके बाद ये जो हमारा होता है, ये लीवर का पार्ट है,
ये हमारा लीवर हो गया, और ये हमारा अग्नाशय, जिनको अग्नाशय यानी कि जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, इसका स्टोमक हो गया, ये स्टोमक हो गया। ये हमारा बिग इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ये हमारा हो गया बड़ी आंत, और ये हमारा हो गया छोटी आंत। ये हमारा जो होता है, ये थोड़ा सा ये तिरछा होता है, ये जो होता है एनस होता है, इसको एनस बोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोग तिरछा, यहाँ पर भी तिरछा थोड़ा सा होता है, पर जो ये उसके बाद ये हमारा होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। तो ओवरव्यू मैंने जितना टर्म है मैं आपको बता रहा हूँ, हल्के ओवरव्यू मैंने कि नॉर्मल जो आपको बता रहा हूँ। पर टंग भी होता है ना, टंग, क्योंकि भोजन को पचाने में टंग का भी योगदान होता है, क्योंकि सलाइवा जो होता है, सलाइवा को भोजन को पचाने में जो होता है सलाइवा, वो मदद करता है, टंग ही है। तो ये यहाँ पर आप लोग फिर से देख लीजिए, ये हमारा श्वसन नली हुआ। आपको मैं यहाँ से अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए अब हमारा क्या होता है कि भोजन मैंने यहाँ से किया और भोजन किया और यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर यानी कि अमाशय में 4 से 5 घंटे भोजन, लगभग 4 से 5 घंटे यहाँ पर रहने के बाद, और धीरे धीरे और यहाँ के बाद धीरे धीरे और ये हमारा छोटी आंत में प्रवेश करती है। यहाँ पर छोटी आंत में प्रवेश करती है। उसके बाद और छोटी आंत में जो खाना बच जाता है, जो यानी कि मान लीजिए कोई भोजन बच गया तो उसको वो हमारा बिग आंत यानी कि बड़ी आंत में जाती है, बिग इंटेस्टाइन में जाने के बाद। और ये यहाँ पर एक मैंने टर्म छोड़ रहा है, यहाँ पर एक ओबुला बना लीजिएगा, UB ओबुला। तो ये हमारा हो गया। तो हम जो मानव का जो पाचन की बात कर रहे थे मेरे मित्रों, और मानव का पाचन के बाद हम अब बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा शुरू होता है मुख से। तो हम मुख को पहले जान लेते हैं। मुख का जो मुख जो होता है, जो मुख होता है, जो उसमें 2 टर्म हमारे मदद करते हैं भोजन को पचाने में। तो पहला हमारा क्या है, दांत, और दूसरा हमारा है जबान, जिसको यानी कि टंग बोलते हैं। तो हम दांत को पहले देखते हैं। पूरे मानव काल में आपको मैं बता दूं, पूरे मानव काल में दांत 2 ही बार आते हैं। एक दांत हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और अस्थाई। अब 2 दांत होते हैं। एक हम लोग जैसे कि बचपन में सुने हैं कि दूध के दांत अभी तुम्हारे झरे नहीं और तुम हमसे डकैती कर रहे हो, कभी सुने? इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अभी दूध के दांत अभी नहीं गिरे, यानी कि वो अभी बचपन में स्थिति में है। तो हमारे जो दूध के दांत होते हैं बचपन में आते हैं। आप लोग को नोट करना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। और तो ऐसे कितने दांत हैं सर? देखिए हमारा जो दूध का जो दांत होता है लगभग 20 होता है, 20। और जो हमारा जो 12 जो होता है अस्थाई, मतलब कि पूरे जीवन में अस्थाई दांत। और ये पूरे जीवन काल में, अब मैं आपको बता दूं कि पूरे जीवन काल में अस्थाई दांत सिर्फ 12 हैं, जो कि एक ही बार आते हैं। अगर मान लीजिए आपके दांत अस्थाई, जैसे कि आप किशोरावस्था में है, 18-19 साल के हैं, आपके दांत कोई दांत टूट जाते हैं, तो आप अपेक्षा मत रखिए कि आपके दांत फिर से जमेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दूध के दांत झड़ चुकी हैं, अब वो नई स्थिति में नहीं आ सकती है। तो पूरे जीवन काल में मात्र 12 जो दांत है एक ही बार आते हैं। और जो 20 जो हमारा अस्थाई, जिसको अस्थाई जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं जैसे कि पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। जैसे कि टूट गया बचपन में, 2-3 बार भी टूट गया तो आ सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ, जैसे कि मान लीजिए आप 18-19 साल के हो गए तो आपके एक ही बार वो आएंगे। अब आधार पर हम लोग देखते हैं दांत को कैसे बंटवारा करते हैं। आकार के आधार पर हम लोग दांत को 4 भागों में बांटते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे। पहला इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा हमारा होता है मोलर। थर्ड हमारा प्रीमोलर।
इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर और कैनाइन। ये हमारा जो होता है दांत को हम लोग मुख्यतः 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। इंसाइज होता है, इसका काम क्या होता है, काटने का कार्य। आप लोग देखेंगे जो काटते भोजन आप लोग करते हैं तो आप लोग काटते ऐसे, वो काटने इंसाइजर होता है। और दूसरा चीरने और फाड़ने का, जैसे आप लोग करते होंगे ना चीरने फाड़ने का, तो वही काम होता है कैनाइन से। हमारा जो कैनाइन होता है उससे हमारा होता है कैनाइन से। अब मोलर है चबाने का कार्य, आप लोग जैसे चबाते होंगे भोजन, और प्रीमोलर का भी काम है चबाने का। तो आप लोग दंत फार्मूला आप लोग याद रखना है। दंत फार्मूला यानी कि एक आप लोग नोट करते चलेंगे 21 23 21 23। इसका मतलब क्या होता है आपको, यहाँ पर सबसे पहले इंसाइजर कैनाइन, और ये हमारा मोलर, प्रीमोलर और ये हमारा मोलर। मतलब ये ऊपर के दांत है, ऊपर का एक साइड का। इस साइड का मान लीजिए कि आपको दांत में आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दांत का। आप देखिए जैसे कि ये मान लीजिए आपका दांत बन रहा है, आपका ये आपका दांत, ठीक। और इसमें थोड़ा सा मसूड़े ये सब का जो है ये, तो ये हमारा जो दांत होता है, ये जो होता है दांत हमारा, ये एक दांत है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको मैंने पूरी नहीं बनाया है। इंसाइजर जैसे कि एक साइड का जो होता है ना, ये साइड का, यहाँ पर मतलब कि इंसाइजर 2 होंगे और कैनाइन 1 होगा, और प्रीमोलर 2 और मोलर 3, यानी कि मतलब एक साइड का। और उसके बाद नीचे, यानी कि नीचे भी उसके ऊपर जैसे कि ये वाला होता है ना, ये आप लोग देखेंगे ये साइड और नीचे भी। तो और इसके दोनों, यानी कि आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछता भी है कि इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर पढ़े हैं इंसाइजर 2 और 2 4। आपसे पूछा जाए कि 32 दांत में से इंसाइजर की संख्या कितनी होगी, तो 2 2 4 हो गया। और ये हमारा एक साइड का होता है ना, तो दोनों साइड का कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही आपका कैनाइन पूछेगा तो आप लोग ऐड करने पर आपका हमारा टोटल आता है हमारा 32। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 4 8 हो गया, और 2 2 4 हो गया, और 4 4 8 हो गया, और उसके बाद 3 3 6 और 6 6 12। आप लोग सबसे ज़्यादा जो दांत है हमारा मोलर होता है, वो देखते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक इनेमल होता है, इनेमल होता है। और ये हम लोग जैसे कि इनेमल होता है, और ये हम लोग डेंटाइन इसको बोलते हैं, डेंटाइन। आप लोग कभी कि सेंसिटिविटी हो गया, देखते हैं प्रचार सेंसोडाइन का, कहता है कि डॉक्टर सलाह करते हैं कि सेंसोडाइन का प्रचार करते हैं ना, सेंसिटिविटी हो गया। तो सेंसिटिविटी आखिर कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मित्र। सेंसिटिविटी आखिर कैसे होता है, हम कुछ ब्रिटिश जो है ना, हम लोग को अपंग बना के चले गए। और वे जैसे कि वो कहते थे कि सभ्यता का विकास वही कहा जा सकता है, जो सभ्यता का विकास वही माना जब तक कोई सभ्य समाज में रहा नहीं हो। पहले हम लोग क्या था, दातुन से ब्रश करते थे, तो हमारा जो होता था वो दांत का इनेमल, जैसे मान लीजिए ये इनेमल है आपका, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे मित्र, ये जो हमारा इनेमल है, ये मान लीजिए इनेमल है पूरा। मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ। ये जो आपका इनेमल हो गया, ये दांत का जो ऊपरी परत है, ये इनेमल है। और आप दातुन करते हैं, मान लीजिए आप दातुन कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे खिंचता है, और खींचते खींचते ये ऊपर, मान लीजिए धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर की ओर। और वही होता है जब आप जैसे मीठा खाएंगे और जैसे तो झंझनाहट जैसा होता है। टीवी पर प्रचार करते हैं ना कि सेंसोडाइन, ये प्रचार सेंसोडाइन का, ये लगभग बहुत से कि सेंसोडाइन का टूथपेस्ट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। दातुन से आप लोग ब्रश करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि दातुन से जो ब्रश होता है उससे क्या होता है कि नीम, बहुत से हमारे बुजुर्गों कहते हैं कि आप नीम का दातुन से ब्रश कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक दांत भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, नीम में क्यों बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, और उसके बाद डेंटाइन को घिसने में नहीं देता है, जो इनेमल है उसको घिसने में नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, जैसे आप दांत ब्रश किए, और हम लोग ब्रश कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे,
लेकिन कभी भी आप लोग कभी टीवी में आप लोग प्रचार देखे हैं, ब्रश ऐसे नहीं किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे, ये हमारा सही तरीका नहीं है। तो आप लोग आज से ध्यान रखिएगा कि ब्रश जो होता है हमारा नियमित जो होता है ऊपर नीचे किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ब्रश करते हुए जो बहुत से छात्र होते हैं जो जल्दबाजी में ऐसे ऐसे कर लेते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, तो अगर समय नहीं है तो फिर उसके बाद वो दांत आपको जो ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि आप इनेमल को क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। और इनेमल पतला होगा तो आप जैसे ही खाते हैं तो आपको झंझनाहट जैसा महसूस होता है, और कहते हैं और लोग कहें कि सेंसिटिविटी हो गया। तो सेंसिटिविटी का कारण यही है इनेमल हमारा। तो आपको नीम का बताएं, नीम का दतवन। और मैं आपको बता, व्यापार होने लगा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यूरोप जो है, यूरोप क्या है हमारा, यूरोप का जो कंट्री जितने भी हैं वो नीम का दातुन का व्यापार कर रहे हैं। वो हमारी सभ्यताओं को ले रहे हैं, हम उनकी सभ्यताओं को ले रहे हैं। हम लोग क्या है, पहले के मनुष्य लोग क्या थे, बुजुर्गों का कहते थे कि दातुन से मुंह धो के, लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, नहीं हम ब्रश से क्यों धोएंगे, ब्रश से धोएंगे ना, क्योंकि वो ऑकवर्ड फील करेंगे। तो अंग्रेज और देखिए यूरोप के बहुत सारे देशों में है कि नीम का दातुन, क्योंकि वो इसका फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि इनेमल उनका जो है उनका पतला होते जा रहा है। इसलिए आप मान लीजिए आपका इनेमल यहाँ पे ऐसे ऐसे घिस रहे हैं तो ये पतला होते जाएगा, और कुछ भी खाएंगे तो हमारा सेंसिटिविटी। केनाइन जो दांत है, केनाइन, मैं आपको बता दूं केनाइन जो दांत होता है वो केवल मांसाहारियों के लिए दिया जाता है। तो आप लोग बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि मैं सर मांसाहारी नहीं हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। तो इस पर बड़ा विवादित है कि आज तक कोई प्रश्न ऐसा पूछता भी है कि सर हम मांसाहारी हैं कि शाकाहारी, पता नहीं चलता है, क्योंकि मैंने आज तक तो जितने भी हैं मांस की चीज़ें नहीं खाई हैं, तो क्या मैं शाकाहारी हूँ। तो उस बच्चे से मेरा वही रिक्वेस्ट है कि नहीं, आप शाकाहारी पूर्णतः नहीं है। मान लीजिए आपके मुंह में मच्छर चले जाता है तो इसका क्या होता है, बच्चन तो हो जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं बच्चे लोग कि सर हम लोग मांसाहारी हैं कि शाकाहारी, क्यों। तो हमारा केनाइन जो दांत होता है, केनाइन जो हमारा बताता है कि केनाइन जो दांत होता है कि यह आप मांसाहारी होने का प्रवृत्ति बताता है। फिर उसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि सर हमारा आहार नाल जो है 8 से 10 मीटर होता है, 8 से 10 मीटर, और जो 8 से 10 मीटर हो वो काफ़ी लंबी है जंतुओं की अपेक्षा। तो जिसकी आहार नाल छोटी होती है उससे मांस पचाने में भी आसानी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भगवान ने बनाया है तो मांसाहारी प्रवृत्ति को भी देखते हुए भी बनाया है, और शाकाहारी। तो इस पर विवाद को आप लोग थोड़ा सा दूर रखिएगा। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट आपको। जैसे कि हम लोग जैसे सोते हैं तो हमारा क्या होता है, दांत हमारा बढ़ता है। जैसे आप दांत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो आप लोग को मैं बता दूँ, चूहा जो होता है, आप लोग चूहा देखे होंगे कि बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से आप लोग घर के कि चूहा कपड़े को उतर दे मेरे। तो चूहा का वो मजबूरी है। कैसी मजबूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। चूहा जो है, चूहा जब भोजन करता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको दांत बढ़ता है। तो दांत बढ़ता है तो वो अगर वो दांत वो नहीं उसके लिए, तो वो कपड़े को कुतरता है ताकि वो उसका दांत निरंतर बढ़ती रहती है। और उससे क्या होगा कि उसका अगर निरंतर बढ़ते जाएगा तो वो कपड़े अगर नहीं कुतरेंगे, या कोई भी अपना दांत को जो होता है ना, जैसे काटा जाता है, वो ऐसे अगर नहीं करेंगे तो उनका क्या होता है कि वो बाहर निकल जाएंगे और उनका मौत हो जाएगा। आप लोग ऐसे आप 2-4 चूहे को रख लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 2-4 चूहे को ले लीजिए और एक डिब्बे में डब्बे नहीं, खाली स्थान पर छोड़ दीजिए, उसको कुछ मत दीजिए, और देखिए वो अपने आप 2 से 3 दिन में मर जाएगा। क्यों, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उनका जो दांत होता है निरंतर बढ़ते रहता है, खरगोश का भी। इसीलिए आप लोग सोचते होंगे कि जैसा आप लोग देखे होंगे कि खरगोश अपना ही मल कभी कभी खा लेता है, तो उसकी क्या मजबूरी है क्यों अपना मल खाने का, क्योंकि उसका जब सोता है तो उसका जो निरंतर वो दांत बढ़ता है, इसीलिए वो उस ऐसे जिनको हम बोलते हैं रोडेंट एनिमल बोलते हैं, जो निरंतर बढ़ते आता है दांत, उसको पहुँच करते हैं। और मैंने आपको बताया था मुख में 2 भाग, एक दांत बताया था और दूसरा हमारा होता है जबान। तो हम लोग थोड़ा जबान का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा जबान, ध्यान रखिएगा मेरे मित्र, ये जो होता है, जो जबान होता है पीछे की ओर से बना होता है। अगर थोड़ा सा भी आगे पहले ड्रॉ कर लूँ मैं इसको।
ये हम जबान यानी कि जीव यानी कि जिह्वा, ये जो जबान है आप लोग को ये जो पीछे की ओर से बना होता, अगर हमारा जबान अगर पीछे की ओर से बना नहीं होता तो हमारा जीभ आगे की ओर से फेंकता। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गिरगिट, मेढक क्या है, इसकी जबान आगे की ओर से बड़ी होती है, तो वो पीछे जो जानवर की जीभ जो होती है, जिह्वा जो होती है आगे की ओर से बनी होती है, वो दांत जीभ को फेंक सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे सांप भी ऐसा जीभ बाहर निकालती है, जिह्वा निकालती है, उसके बाद गिरगिट भी ऐसा और मेढक भी, तो उनके क्या होते हैं जिह्वा, जो उनकी जिह्वा जो होती है वो उनकी आगे की ओर से बनी होती है और हमारी क्या है पीछे की ओर से, तो हम आगे की ओर से। ये जो जीव जो जाब थे जो होते हैं, ये हमारा जो जीव होता है ये पूर्णतः मांसपेशियों से बना होता है, इसमें हड्डी नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे स्वाद का पता करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि आगे ये जो आगे का पर्सन है इससे हमारा क्या पता चलता है, मीठा का पता चलता है, और पीछे हमारा कड़वा हो गया, और इधर से हमारा नमक यानी कि नमक जैसा हो गया, खट्टा नमक का पता। जिह्वा का आखिर क्या काम है, जिह्वा का कार्य हमारा है कि इसमें क्या होता है कि सलाइवा होता है, जो सलाइवा जो होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को सलाइवा मिला ताकि भोजन जो है ना अच्छे से मिल जाए और भोजन को डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी जिह्वा जो होती है पीछे की ओर से बंधी होती है, आपको मैं बताया कि वो जिह्वा जो हमारी पीछे की ओर से बंधी हुई, अगर वो नहीं बंधी होती तो हम आगे की ओर जीभ फेंक सकते। आपको बता दूँ कि जो जिह्वा है इससे हम लोग स्वाद का पता लेते हैं, आप लोग को तो मालूम ही होगा। अब बुजुर्गों की बात करते हैं, जैसे बहुत से बुजुर्ग बोलते हैं कि आप लोग देते होंगे बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन देते होंगे उनको बनाकर, और वो कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, स्वाद ही नहीं है, तो उनका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका एज जो भी बुजुर्गों का जो होता है ना, वो स्वाद की जो होता है 40% जो होता है ना स्वाद की मात्रा वो खो देते हैं। यानी कि अगर आप बुजुर्ग हो जाइएगा तो आप 40% स्वाद की जो जिह्वा जो होती है आपका कार्य करना कम कर देते हैं, यानी कि आप जो भी खाना खाएंगे। और आगे की ओर से मीठा का पता चलता है। कोई आपसे अगर मित्र कहता है कि आप एक मिर्चा खा सकते हैं, मिर्चा आप इसको मुंह में डाल सकते हैं, तो आप सिर्फ आगे का जो जीभ है ना उसको हिस्सा को आप वहाँ पर टच करके दीजिए, वहाँ से आपको तीता नहीं लगेगा, वहाँ से आपको मीठा। और बीच में जो है बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। आप लोग बीच में आप लोग रख के देखिएगा, जीभ जो होता है हमारा उसको बीच में रख के देखिएगा तो उससे कुछ पता नहीं चलता। पीछे से हमारा कड़वा और इधर से हमारा, और तीखा का कोई सवाल नहीं होता। आप लोग ध्यान रखिएगा, तीखा जो होता है हम लोग कहते हैं कि तीखा है, उसका स्वाद नहीं होता। उसका क्या है, उसका वो कोशिका का जलना तीखा से पता चलता है। जैसे कोशिका को जलना होता है, और स्वाद सिर्फ जो स्वाद जो है ना, स्वाद आप लोग ज़ुबान से लेते हैं जो स्वाद, वो हमारा जिह्वा डायरेक्ट नहीं करती है कि आपका ये मीठा है और तीता है। आगे की ओर वो डायरेक्टली क्या मैसेज भेजेगा ब्रेन को कि ये जनाब मीठा खा रहा है, तो आपको बताएगा कि मीठा खाने की अनुभूति हो रही है। ऐसे आप तुरंत जैसे इंस्टेंट खाएंगे तो ब्रेन के पास मैसेज आएगा तो ले सकते हैं। जिन लोगों की जबान की मांसपेशी छोटी या बड़ी हो जाती है ना, वो स्पष्ट नहीं बोल पाता है। आप लोग बहुत से बच्चों को देखे होंगे कि वो स्पष्ट नहीं बोल पाता, हल्कलाता है, तो उसमें क्या कमी है, उसकी जीभ की जो है ना मांसपेशियाँ बड़ी या छोटी, ये जो हमारा ना ये बड़ी या छोटी हो जाती है, जिसके कारण वो हल्कलाता है बोलने में। और जो हमारा जबान पर लगने वाला घाव, मान लीजिए किसी के देखें आप लोग घाव, किसी का जिह्वा पर हो जाती है घाव, तो उस पर जो लगने वाला घाव होना शरीर पर सबसे पहले ठीक होता है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारा जिह्वा तक हमने पढ़ सका। उसके बाद हम यूबुला आप लोग थोड़ा सा देखें, आप लोग लटका होता है, जैसे कि यहाँ पर जीभ के यहाँ पर देखेंगे और लटका होता है। इसका कार्य भोजन को बस नीचे की ओर डायरेक्शन देना। भोजन जो आप लोग देखेंगे कि ऐसा लटका होता है ना, लाल कलर का, ऐसे इसका ऐसा लटका होता है, इसको यूबुला बोलते हैं। यूबुला जो हमारा लटका होता है, जो यहाँ पर है ना श्वसन नली, यहाँ पर कंठ के पास एक देखेंगे आप लोग, मुंह में ऐसे खोलेंगे तो वहाँ पर एक लटका होता है। जब लोग एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, उबोला का कार्य क्या है। उबोला जो ये है, उबोला ये जो है, अगर हम कोई व्यक्ति जब सो रहा है तो अगर उसकी क्या होता है ना, उबोला बढ़ जाती है, तो वो जैसे आप लोग सुनोगे खराटे का नाम सुनते हैं ना, खराटे
तो खराटे आखिर होता क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति उबोला सो रहा है, उसका उबोला बढ़ गया, सोते वक्त हल्का बढ़ते रहता है किसी का, तो वो क्या करेगा, जैसे बढ़ेगा तो वो ऊपर की तालू में आवाज़ करेगा, तो व्यक्ति इसी कारण खराटे लेता है। तो वो कहते हैं ना, जैसे ऐसे टकराएगा तो आवाज़ लेगा, तो आवाज़ आता है तो खराटे निकलता है। तो आप लोग जैसे आप लोग को मालूम चल गया कि खराटे क्या होता है। खराटे जैसा चीज़ उबोला का बढ़ जाना ही खराटे का मुख्यतः कारण हो सकता है। तो अब हम आगे की ओर चलेंगे और ग्रस्त नली की बात करेंगे, श्वसन नली की। तो अब हम लोग देखते हैं भोजन हमारा मुख में हम लोग देख लिए। मुख में कैसे मैंने बात किया, अभी आपको मैंने दांत के बारे में बताया कि दांत का कार्य क्या है कैसे, और उसके बाद जिह्वा को बताया, और उसके बाद उबोला को मैंने आपको बताया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली। अब हम थोड़ा सा फिगर के अनुसार मैं आपको ड्राइंग करते हुए आपको बता रहा हूँ। आप लोग को तो मालूम चल गया हो कि ऐसे 10 बनाना है, उसके बाद ऐसे करने के बाद इसको, और इसको करने के बाद ये हमारा यही हुआ हमारा, ये हमारा हुआ श्वसन नली या ग्रास नली या ईसोफेगस। ये देखिए, ये हमारा जो भोजन आप लोग ये मुख से यहाँ पर चबाएं, उसके बाद सलाइवा वो अच्छी तरह से मिलाकर भेज रहा है नीचे, तो ये हमारा यहाँ से आते हैं। और ये देखिए, ये हमारा हो गया एयर ट्रैक, इसको बोलते हैं एयर ट्रैक, और ये हमारा हो गया फूड ट्रैक। अब देखिए, अब क्या होता है कि भोजन खा रहे हैं तो भोजन खा रहे हैं, उसके बाद ऐसे भोजन आया, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आया, और कोई भोजन क्या होता है कि हम कहीं ध्यान और कहीं लगाए हुए हैं, और ये महाराज यहाँ पर आना चाहते हैं इसमें, तो एपिग्लोटिस जो है भोजन को रोकेगा कि जनाब आपका रास्ता ये नहीं है, ये है आपका फूड ट्रैक में जाइए, यहाँ पर यही जो है एपिग्लोटिस। अब कभी कभी क्या होता है सर कि क्या होता है कि जैसे ही आप एपिग्लोटिस से भी खाना बचकर एयर ट्रैक में चला गया, तो अगर मान लीजिए खाना यहाँ पर चला गया और फंस गया यहाँ पर खाना एयर ट्रैक में, क्योंकि यहाँ पर तो एयर ज़्यादा है ना, अगर खाना अगर चला गया और वहाँ पर फंस गया, और डायफ्राम जो है अगर हम पूरा एकदम कोशिश किया एकदम निकालने का, अगर नहीं निकला तो आदमी की मौत उसी समय हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि खाना खाते समय आप लोग, और देखते हैं हिचकी आता है, तो हिचकी कैसे आता है, आप मान लीजिए यहाँ पर आपका भोजन आया और उसके बाद थोड़ा सा एपिग्लोटिस में चला गया, तो उसके बाद डायफ्राम क्या होता है, एकदम पूरा एनर्जी के साथ वो ताकत लगाता है, और ताकत लगाकर वो खींचता है, और खींचने के बाद क्या होता है ना, ये खींचेगा तो ये हमारा इसमें आता है, और इसी कारण हमारा हिचकी आता है। अगर वो हिचकी आने के बाद भी अगर मान लीजिए कि भोजन पूरा एकदम फंस गया है, अगर निकल नहीं पा रहा, डायफ्राम पूरा कोशिश किया और नहीं आया, तो उसी समय व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो श्वास नली का यही योगदान है, और यहाँ पर आप लोग का एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है, और इसमें हमें फूड ट्रैक में हमें भेजता है। अब आगे की ओर देखेंगे, अब थोड़ा सा हम आगे की ओर आपसे अब देखते हैं कि भोजन का पाचन हमारे कहाँ पर आ चुका है। अब अमाशय में क्या होता है, देखिए अमाशय में बहुत सारे सांद्रित यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, इतने तेज वो HCl होते हैं कि आप मान लीजिए जैसे कि आप कुछ भी खा लेते हैं, तो आप जैसे कि कोई काला पदार्थ या कोई भी खा लेते हैं, तो वो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबको पचा देता है, इसमें उतना वो सांद्रित होता है, वो इतना वो सांद्रित होता है कि वो, तो इसका जो मान लीजिए साइंट्रोहाइड्रिक HCl है सांद्रित है, इसको इतना हाई रिएक्टर होता है कि वो किसी भी चीज़ को तबाह कर सकता है। तो अब हमारा शरीर में है, तो हमारे शरीर में प्रश्न आता है कि सर इसका मान लीजिए ये है पर है, और ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये इससे हमारा क्या होगा कि पूरा तो शरीर बर्बाद कर देगा। अगर तब हमारा लेयर है, इसको बोलते हैं हमारा म्यूकस लेयर। ये जो आप लोग देख रहे हैं म्यूकस लेयर जो होता है, ये प्रोटीन होता है पूर्णतः, जो हमारा जो सांद्रित जो
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, उससे ये बचाता है। इसका एक मोटा सा लेबर होता है, जैसे कि ये आपका घेरा होता है, ये हमारा ये जो है ये हमारा सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये होता है, और ये हमारा प्रोटीन होता है। अमाशय ही अंतिम स्थिति जहाँ से वो भोजन को वापस ला सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति खींच में या गुस्सा में जहर खा लिया, तो जहर अब हमारा अमाशय में जो भोजन होता है हमारा, आप लोग यहाँ पर नोट करते चलें कि भोजन हमारा 4 से 5 घंटा यहाँ पर स्टोर रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जहर खा लिया, तो जहर खा लिया तो अगर भोजन उसका जो जहर है अमाशय तक अगर है, तो अमाशय तक है तो उसको पंप के माध्यम से उसको, जैसे बोलता है ना वोमिटिंग जिसको बोलते हैं उल्टी, उसके माध्यम से वो निकल सकता है। लेकिन अगर अमाशय से अगर वो निकल चुका है तो व्यक्ति का बचना असंभव है। तो व्यक्ति कब बच सकता है? जब तक कब वो जहर उसका अमाशय में। अमाशय के बाद जैसे ही अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि उसके बाद हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत में कैसे पाचन हो रहा है, क्योंकि छोटी आंत जो होता है वही जो मेन होता है, सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन का प्रक्रिया वहीं पर संपन्न होता है। तो हम लोग देखते हैं छोटी आंत में पाचन। अब देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन का प्रक्रिया कैसे संभव हो पाता है। और क्योंकि सबसे छोटी नाम तो छोटी है, बट वो सबसे बड़ी है। आप लोग को ध्यान रखना है कि नाम भले ही छोटी हो, लेकिन आहार नाल का सबसे लंबी जो भाग होती है यही होती है, 6 से 7 मीटर ये लंबी होती है। तो आप लोग फिगर के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा अमाशय, और यहाँ से हमारा भोजन करते करते हुए अब यहाँ पर ऐसे ये देखिए, और ये हमारा छोटी आंत हुआ। और छोटी आंत को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हमारा जो सबसे पहला भाग आता है जो हमारा होता है, ये हमारा होता है डेडुनम। उसके बाद ये आप लोग देख रहे हैं डेडुनम, ये जो हिस्सा है जो हमारा डेडुनम है। उसके बाद जेजुनम, यानी कि जेजुनम, और उसके बाद हमारा आता है हमारा ये जो है हमारा इलियम। तो आपसे अगर पूछा है छोटी आंत में ही भोजन की स्थिति जो होती है संपूर्ण होती है। डेडुनम जो है सबसे छोटी होती है। छोटी आंत का जो सबसे छोटा जो भाग है हमारा डेडुनम है, और इलियम जो है हमारा छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। इसमें देखिए भोजन आ रहा है, यहाँ से आया, उसके बाद यहीं पर एक अंतिम स्थिति है जब भोजन को पचता है। अब उसके बाद हमारा भोजन, इसमें मुख्यतः आगे की ओर देखते हैं कि भोजन का जो पाचन है अब हमारा अंतिम स्टेज, यानी कि पाचन जो है अब हमारा बड़ी आंत में हम देखते हैं। बड़ी आंत में ये जो भाग हुआ अपेंडिक्स होता है, और बड़ी आंत में भोजन हमारा पचता नहीं है। वो जो खाना जो इस यहाँ से छोटी आंत में जो नहीं पचा वो इसके माध्यम से आती है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के माध्यम से मलाशय में जमा हो जाती है, और मलाशय के बाद वो मल के रूप में वो बाहर निकल जाती है। तो बड़ी आंत का कोई रोल नहीं है भोजन को पचाने में, बस इसका कार्य है कि जो छोटी आंत में जो भोजन नहीं पचा उसको। अब थोड़ा बता दूँ कि मल का जो पतला होता है ना, पतला हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरिया नाम का बीमारी। मल आप लोग जैसे सुनते हैं ना, मल का पतला होता है, जैसे किसी का मल पतला हो जाता है तो उसको डायरिया की हार्निया जो बीमारी आप लोग सुना है। क्या होता है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत का बढ़ जाना और वो नाभि प्रेस कर जाती है, और जिसके माध्यम से वृषण में हमारा हर्निया नाम की बीमारी निकलता है। आप लोग देखेंगे जिससे हम लोग बवासीर कहते हैं। कोई व्यक्ति को बवासीर होता है तो उसका मतलब क्या है कि उसका बड़ी आंत की लंबाई, रक्त की लंबाई बढ़ गई है, और जिसके कारण मल के साथ वो रक्त भी बाहर आता है, इसके कारण वो बवासीर होता है। तो मैं आप लोगों को बताया कि कैसे भोजन का पाचन करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को परिचर्चा अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। और आशा करता हूँ और भी मैं कोशिश करूँगा कि और नेक्स्ट वीडियो जो है वो अच्छे से आए। ये वीडियो में थोड़ा सा कुछ कमियाँ भी हुई हैं, तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। और